तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है, अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। धान की फसल में लगने वाले रोग और उनकी रोकथाम। मूंगफली की फसल में पोषक तत्वों का प्रयोग करके लें अधिक पैदावार। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने धान की रोपाई समय से की है, उनकी फसल इस समय कल्ले निकलने की अवस्था पर है और इस समय फसल पर कई हानिकारक रोगों का प्रकोप होता है, जो फसल की बढ़वार को बाधित करते हैं। इसलिए समय रहते धान की फसल में इन रोगों का नियंत्रण आप कैसे करें, आइए जानते हैं बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार से। बिहार में जो है जो कहीं कहीं सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कुछ इलाकों में बारिश बहुत कम हो रही है और कुछ इलाकों में बाढ़ वाला स्थिति है, पानी का वहाँ कमी नहीं है। तो दोनों स्थितियाँ में जो है हमारे धान में अलग अलग बीमारी आती है। तो जो सुखाड़ की स्थिति में जो है उसमें अभी पत्र लांछन या जो है पर्ण अंगमारी या अंग्रेजी में उसको हम लोग कहते हैं ब्राउन स्पॉट। तो ब्राउन स्पॉट जो है सीडलिंग स्टेज में भी आता है, जब आप बिचड़ा लगाते हैं या सोइंग करते हैं, बिचड़ा के तैयार करते हैं तो उसमें भी आता है, और ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसमें भी आता है। धान का ये रोग देश के लगभग सभी हिस्सों में फैला हुआ है। खासकर उत्तर बिहार का ये प्रमुख रोग है। ये एक बीज जनित रोग है जो हेलमिंथो स्पोरियम और आइजी द्वारा उत्पन्न होता है। पत्ती धब्बा रोग धान की फसल को बिचड़ा से लेकर फसल पकने तक नुकसान पहुंचाता है। इस रोग के कारण पत्तियों पर गोलाकार भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार कम होती है और रोग उग्रता होने पर दाने भी प्रभावित हो जाते हैं, जिससे उनकी अंकुरण क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसको आप जो है बीज उपचार किए ही होंगे, बीज उपचार से भी काफ़ी इसका हो जाता है। ये जो है प्रमुख रूप से अगर ये बीमारी आपके खेत में आया हुआ हो तो कम से कम अपने खेत को ड्राई न रखें, मतलब कि सूखा न पड़ने दें, पानी का व्यवस्था करें। और दूसरा चीज़ है कि उसमें जो है उचित मात्रा में पोटास और फॉस्फेट फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें और नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का कम मात्रा में या स्प्लिट डोज में कम मात्रा में इस्तेमाल करें। साथ ही साथ आप इसके बचाव के लिए कार्बेंडाजिम का मात्रा 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में, या कॉम्बिनेशन में भी दवाई आता है जैसे कि फफूंदनाशक आता है, जैसे कि जिसको कि हम लोग कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का मिश्रण आता है, उसका आप 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। धान का खैरा रोग
ये समस्या जस्ते की कमी के कारण होती है। इस रोग के लक्षणों की बात करें तो पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और बाद में पत्तियों पर कत्थई रंग के छिटकवा धब्बे उभरने लगते हैं। रोग की तीव्र अवस्था में रोग ग्रसित पत्तियां सूखने लगती हैं, कल्ले कम निकलने लगते हैं और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इसकी रोकथाम के लिए खेतों में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पहले ही खेत की तैयारी के समय डालें। अगर खड़ी फसल में ये रोग दिखाई दे तो 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 5 किलोग्राम चूना 1000 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर में छिड़काव करें। अगर रोकथाम न हो तो 10 दिन बाद पुनः 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2.5 किलोग्राम चूना 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। सुखाड़ की स्थिति में दूसरा जो प्रमुख बीमारी है वो बीमारी है, आप जानते हैं कि जिसको कि झोंका कहा जाता है या ब्लास्ट कहा जाता है। पूरा आपका खेत जला हुआ लगता है। तो इसका जो लक्षण है, इसमें क्या होता है कि पौधे के पत्तियों पे जो सीडलिंग स्टेज में हो या जब पौधा बड़ा भी हो जाता है तो इस स्थिति में क्या होगा कि अभी जो है उसके जो धब्बे हैं, गोलाकार धब्बे इसमें नहीं होते, इसमें नाव के आकार के धब्बे होते हैं या आँख के आकार के धब्बे होते हैं और बीच में धूसर रंग का या जो है ऐश कलर का या राख के कलर का होता है और बाहरी जो उसका जो आवरण है उस पर जो है आप देखेंगे कि भूरे रंग का जो है धब्बा बनता है। मतलब अगर इसको बचाव आपको करना है तो जो है फर्टिलाइज़र का बैलेंस डोज का आप इस्तेमाल करें। अगर आवश्यकता से ज़्यादा आप यूरिया डाल देंगे तो ये बीमारी का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। अब जो लास्टली जो है फफूंदनाशक हमको इस्तेमाल करना है तो फफूंदनाशक में बाज़ार में ट्राईसाइक्लाजोल नाम भी आराम से मिल जाता है। 600 ग्राम मात्रा आप प्रति हेक्टेयर की दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि बहुत स्थिति खराब है तो आप 1 सप्ताह या 10 दिन के अंतर पे दूसरा छिड़काव भी कर देंगे। सफेदा रोग ये फसल में लौह तत्व की कमी के कारण होता है। इस रोग के लक्षण की बात करें तो इसके प्रकोप से नई पत्तियां कागज जैसी सफेद निकलती हैं। बता दें कि धान में ये रोग नर्सरी तैयार करते वक्त अधिक लगता है। इस रोग के निदान के लिए 20 किलोग्राम यूरिया 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा आप इसके नियंत्रण के लिए 5 किलोग्राम फेरस सल्फेट को 20 किलोग्राम यूरिया अथवा 2.5 किलोग्राम बुझे हुए चूने को प्रति हेक्टेयर लगभग 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। जो बाढ़ वाली स्थिति में है, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एक बीमारी आने का चांस है जिसको कि बैक्टीरिया या जीवाणु से जो बीमारी होता है। तो इसको बचाव करने के लिए एक खेत का पानी दूसरे खेत में न जाने दें। अगर आप जाने देंगे तो जीवाणु जो इसके कारक हैं वो एक खेत से दूसरे खेत में चले जाएंगे और जो बगल वाले खेत में जो स्वस्थ पौधा है उसको भी ये लोग क्या है कि ये इन्फेक्ट कर देगा। इसके बचाव के लिए आप जो है बाज़ार में उपलब्ध है जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसका 3 किलोग्राम मात्रा 50 ग्राम स्ट्रिप्टोसाइक्लिन के साथ मिश्रण करके प्रति 1000 लीटर पानी को इस मात्रा में आप इस्तेमाल करेंगे और एक छिड़काव जो है जल्दी से जल्दी कर दें। अगर ये स्थिति आपका देखेंगे बहुत ख़राब स्थिति में है तो 1 सप्ताह या 10 दिन के अंतर पे आप जो है दूसरा छिड़काव कर देंगे, जिससे कि आप इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़े हुए कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मूंगफली की बुआई जिन किसान भाइयों ने की है उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्थाओं पर है। इसकी आगे भी अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए संतुलित उर्वरकों को डालना जरूरी होता है। यदि किसी पोषक तत्वों की कमी फसल में होती है तो इसका सीधा प्रभाव फसलों उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए मूंगफली से अधिक पैदावार लेने के लिए फसल में इस समय कौन कौन से पोषक तत्व डालें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ
टीपी सिंह। किसान बंधुओं, अभी आप देखेंगे कि जैसे ही आपकी मूंगफली, आप देखेंगे कि उनकी पत्तियां जो है, पत्तियों का मतलब जैसे सिराएं, पत्तियों की सिराएं और पत्तियों की सिराओं के बीच का जो भाग होता है वो पीला पड़ने लगता है। तो पीला इस वजह से पड़ने लगता है किसान बंधुओं, यदि उसमें अब जो है ना दो लक्षण आते हैं। एक तो लक्षण जो है लोहे का आता है और एक लक्षण आपका जो है ना सल्फर का आता है। तो जब आपकी जो है सिराएं, पत्तियों की जिस तरह से सिराएं जब जो है ना पीली पड़ने लगे, तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो जो है ना सल्फर की जो है ना कमी है। और यदि जो है सिराओं के बीच का भाग यदि पीला हो रहा है और उसके बाद जो है पत्ती के जो है ऊपरी भाग से जो है ना पीलापन जो है ना चालू हो रहा है, पूरे पत्ती में पीलापन आ रहा है, तो इसका मतलब कि वहां पर जो है ना लोहे की कमी है। तो ये मूंगफली में जो है ना दो लक्षण जो है ना जरूर आते हैं किसान बंधु, और ये दोनों तत्व जो है ना मूंगफली में बहुत ही जो है ना महत्वपूर्ण है, लोहा और आपका सल्फर। पौधे जड़ों द्वारा भूमि से पानी और पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने परीक्षणों के आधार पर पौधों के लिए जरूरी कुल 17 पोषक तत्वों को आवश्यक बताया है, जिनके बिना पौधों का वृद्धि विकास संभव नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि मिट्टी जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों को खेत में डाला जाए, तभी पौधों का जीवन चक्र पूरा होगा और फसल से अधिक पैदावार मिलेगी। अब लोहा का देने का ये तरीका है कि यदि आप जो है फेरस सल्फेट, आप जो है 10 किलो की पैकिंग आती है, उसको आप जो है मूंगफली की बिजाई के समय आप जो है 10 किलो प्रति हेक्टेयर, मतलब कच्चा 10 बीघा में 10 किलो आप जो है 1 किलो कच्ची बीघा के हिसाब से बिखेर करके और आप जो है ना हल चला करके फसल की बिजाई कर दीजिए। और दूसरा, यदि आपको सल्फर की पूर्ति करना है तो सल्फर के लिए आप जो है जिप्सम 25 से 30 किलो जो है कच्ची बीघा लेकर के आप जो है जमीन में फेंक करके और आप जो है हल चला करके फसल की बिजाई कर दीजिए। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मूंगफली की बुआई कर दी है और किसी कारणवश संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों को बुआई के समय नहीं डाल पाए हैं और उनकी खड़ी फसल में तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लक्षणों के अनुसार सही पहचान करके समय रहते पूर्ति करके फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो खड़ी फसल में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालें जिससे फसल की बढ़वार अच्छी हो सके, वह इस प्रकार से है। मान लीजिए कि यदि आप जो है शुरू में आप जो है फेरस सल्फेट या सल्फर के लिए जिप्सम आप यदि आप नहीं दे पाए हैं, तो आप क्या कि जो फसल में आपके पीलापन जो है आपको दिख रहा है, तो आप क्या कीजिए कि फेरस सल्फेट जो है वाटर सॉल्युबल आता है, तो उसको क्या कीजिए कि आप जो है टंकी में जो है अपने 15 लीटर की टंकी में 5 ग्राम से 7 ग्राम जो है प्रति लीटर वाटर के हिसाब से आप उसमें 15 लीटर में मिक्स करके और आप उसको पानी छिड़काव आप जो है ना कर दीजिए, तो आयरन की कमी जो है ना दूर हो जाएगी आपकी। इसी तरह से आपकी 25 से 30 दिन की फसल है, सल्फर की कमी दिख रही है, तो सल्फर में भी वाटर, पानी में घुलनशील जो है सल्फर आता है, जैसे ही पानी में डालेंगे वो घुल जाएगा, उसको आप जो है प्रति लीटर पानी में मिला करके और आप उसको घुलनशील आता है उसको पानी में मिलाकर 15 लीटर के टंकी में ले करके और आप उसका जो है ना पानी जो है ना छिड़काव कर दीजिए, तो आप सल्फर की कमी से भी आपका दूर हो जाए। जब मूंगफली में जो है जब दाना बनता है, जब पोड फॉर्मेशन जो होता है, मतलब जब दाना बनने का जो समय होता है, उस समय तो सल्फर और कैल्शियम का बहुत ही ज्यादा जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है, और उस समय तो आपके पोटास का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब आपका जो है दाने मूंगफली में बन रहे हैं, 40 से 45 दिन की जब मूंगफली हो जाए, उस समय 40 से 45 दिन पर आप क्या कीजिए कि आप जो है पोटास जो आपका
पानी में जो घुलनशील आता है उस पोटास को आप क्या कीजिए कि पानी में आप जो है पानी छिड़काव के रूप में आप पोटास का जो है ना स्प्रे जरूर कर दिया करें। तो जब आप पोटास का पानी छिड़काव कर देंगे तो आपका जो दाना मूंगफली में जब आप का दाना बन रहा है तो उस समय जो आपका बहुत ही जो है महत्वपूर्ण ये जो है ना कार्य करेगा पोटास आपका। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आंवला की बागवानी अपने प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है और जैसा कि इस समय आंवला के बागों में कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा है, तो किसान भाइयों, आप इन कीटों की रोकथाम किस प्रकार से करेंगे, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद गुप्ता। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा आंवले की फसल में पौध संरक्षण। आंवला बहुत ही एक उपयोगी फसल है और पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में इसकी जो है डिमांड है। समस्या वहां जाती है जब हम देखते हैं कि इसमें कीड़े मकोड़े बीमारी इन सब का जब जो है अटैक होता है। किसान भाइयों, आंवला के बाग में छाल भक्षक कीट का प्रकोप अधिक होता है। यह कीट पौधों के तनों में घुसकर उसकी छाल और तना को खाकर नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इस कीट का समय रहते नियंत्रण करें। पौधे हमारे तैयार हो गए तो पौधे में सबसे ज्यादा मेजर समस्या जाती है हमारी जो भी है, सबसे बड़ी समस्या है इंदरबेला की जो भी है। किसान इससे हतप्रभ है और बहुत ही परेशान है। जो ये कीड़ा जो है रात के समय में एक्टिव होता है जो भी है और पूरी जो है उसके तने को कुतरना शुरू कर देता है और उसकी जो बीट होती है पूरा पौधे के ऊपर से लेके नीचे लड़ी बना के पूरी दिखने लगती है, उस जाली के रूप में दिखने लगती है जो भी है। इंदरबेला की बात करें तो जहाँ से इंदरबेला जो है वो रहता है जो भी है उस जगह पे छोटा छोटा कॉटन के टुकड़े ले लो जो भी है और कोई भी इंसेक्टिसाइड ले लें बाजार में जो उपलब्ध हो और उसमें डुबा के, नहीं हो तो मिट्टी का तेल भी होता है आजकल, कई लोग मिट्टी के तेल ग्रीस वगैरह मिला के अगर उसमें आप डाल देंगे और ऊपर से हाथ में छोटा सा लेप बना दें मिट्टी का पेस्ट बना ले जो भी है उसमें कॉटन में डालें और मिट्टी को उसके अंदर बंद कर दें। उसके अंदर जो कीड़ा होगा जब उसको कुछ नहीं मिलेगा और उसको जो है सुगंध से जो कि जो अपना कई प्रकार के फॉजिन गैस होती हैं जो कि रिलीज की जाती है इंसेक्टिसाइड में, वो उससे जिंदा नहीं रहेगा और अंदर जो है मर जाएगा। इससे हम प्रबंधन जो है कर सकते हैं। इसके अलावा आंवला के बाग में लगने वाले कीटों की बात करें तो गालमिज और रस चूसक कीट नुकसान पहुँचाते हैं। इन कीटों के कारण पौधों की बढ़वार और फलों के उत्पादन में कमी आती है, इसलिए किसान भाइयों इनकी पहचान कर नियंत्रण करें। दूसरा है जो भी है इसमें जो भी है गॉल मेकर क्या होता है, जो पहले जो टहनी जहाँ पे पेंसिल आकार की टहनी होती है वहाँ पे अंदर रहता है, धीरे धीरे गांठ बनाना शुरू कर देता है और गांठ बना के जो भी है धीरे धीरे ग्रोथ करता रहता है। ग्रोथ करने के पश्चात अगर हमने ध्यान नहीं दिया और उसी टहनी में जाके आगे फसल लग गई, हमारे फ्रूट्स जो है आंवला के लग गए, तो देखा गया वजन के कारण वो वहाँ से पूरी टहनी पूरी टूट जाती है और हमारा पूरा आर्थिक जो है नुकसान हो जाता है। या कि कई बार हवा ऐसी चलती, तेज हवा चल गई तो वो टहनियाँ जो है टूटना स्टार्ट कर जाती हैं। इसका प्रबंधन करने के लिए कैसे किया जाए जो भी है किसान भाई, सिंपल सस्ता जो है सुंदर उपाय जो भी है, सबसे जहाँ पे गठान है जहाँ पे आपको दिख रहा है निकल, तो शुरुआती अवस्था में अगर दिख गया तो वहाँ से कट करके आप जो भी है दूर कहीं जला दें, क्योंकि अगर उसका अंडा जो अंदर रह गया, उसका कीड़ा अगर अंदर रह गया, प्यूपा उसका अंदर रह गया, तो वो फिर जाके उड़ के आएगा और आपकी फसल में अटैक करेगा। तो कोशिश करें बहुत नीचे गड्ढे में गड़ा दें या कि फिर उसको जो है जला दें जो भी है। किसान भाइयों, गालमिज कीट का रासायनिक नियंत्रण करने के लिए आप ट्राइजोफास 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर
10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें, जिससे इस कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कई बार क्या होता देखा गया जो भी है कि जब हमारी फसल फ्लावरिंग में होती है तभी जो है माहू का अटैक होता हमारी फसल में जो भी है। तो माहू का अटैक जो है होता है कब होता है, जब मॉइस्चर वगैरह की जो है उस समय ह्यूमिडिटी थोड़ा सा कम हो जाती है। तो ध्यान रखें इस समय में तत्काल आप जो अगर पौधे की पहुंच तक हैं तो उसमें 8 ग्राम इमिडाक्लोरपिड या कि थायोमेथाक्साम एक पंप में मिला के जो भी है आप स्प्रे करा देंगे तो माहू की समस्या जो हमारी जो है हमेशा के लिए जो है खत्म हो जाएगी। तो इसी के साथ किसान भाइयों मैं आपसे विदा लेता हूँ। निश्चित रूप से आप हो सकता है आंवले की फसल के लिए जो भी है मेरी कही हुई बातों से जरूर जो भी है लाभ प्राप्त करेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम आपके कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिसे प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बंजरिया, जिला पूर्वी चंपारण के जगदीश शर्मा ने। आप सब्जियों की नर्सरी का बिजनेस करना चाहते हैं, जिसके लिए आप प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भाइयों, आज हम बात करेंगे प्रो ट्रे नर्सरी टेक्निक में पौधे तैयार करने, बिछड़े तैयार करने की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रो ट्रे होता क्या है। तो प्रो ट्रे कुछ नहीं होता, प्लास्टिक की ट्रेज होती हैं जिसमें केविटी सेल्स बने होते हैं, छिद्र बने होते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की छिद्र में उपलब्ध होती है। जैसे 50 की होती है, 98 की होती है, 120 120 की छिद्र की सेल की आपकी प्रो ट्रे मार्केट में उपलब्ध होती है। प्रो ट्रे पोपेलिन से बनी हुई विभिन्न केविटी वाले ट्रे बाजार में आती है। सब्जी की नर्सरी लगाने के लिए 98 केविटी यानी खाने वाले ट्रे का प्रयोग किया जाता है। ट्रे का प्रयोग 4 से 5 बार कर सकते हैं। आजकल फलों के पौधे तैयार करने के लिए भी बड़े खाने वाली प्रो ट्रे भी बाजार में मिलने लगी है, जिनका प्रयोग फलों की पौध तैयार करने के लिए कर सकते हैं। हम बात करते हैं इसको कैसे तैयार कर देंगे। तो तैयार करने के लिए सबसे पहले हमको इसमें कुछ ग्रोइंग मीडिया की ज़रूरत होती है, उसके बाद हमको प्रो ट्रे की ज़रूरत होती है, और अच्छी आपका पौध तैयार करनी है तो फर्टिलाइज़र, जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है उसकी ज़रूरत होती है। तो अब एक एक हम करके बात करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रो ट्रे की बात करते हैं, तो प्रो ट्रे आपके डिफरेंट छिद्र की पाई जाती है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको 50 की और 98 की और 120 की, और सिंगल भी आती है। फल वाले पौधे होते हैं उनके लिए होती है, परंतु हम अगर सब्जी की बात करते हैं या फूल पत्तियों की बात करते हैं तो हमको 50 वाली जो सेल वाली है वो सबसे अच्छी प्रो ट्रे होती है। फिर बात करते हैं मीडिया की। तो मीडिया में हम कोकोपीट लेते हैं, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट लेते हैं, वर्मिकुलाइट लेते हैं और परलाइट लेते हैं। कोकोपीट भूरे रंग का यह पदार्थ नारियल के रेशों में खनिज लवणों को मिलकर कृत्रिम मिट्टी के तौर पर तैयार किया जाता है। यह अधिक जल ग्रहण व वायु संचार के कारण जड़ों का बेहतर विकास करता है। वर्मिकुलाइट यह एक माइका है जो कि हल्का वजन युक्त पदार्थ है। इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम तत्व भी पाए जाते हैं। ये हल्के रंग का होता है। परलाइट इसका उपयोग वायु संचार व जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। इन 3 ही अवयवों को 3:1:1 की मात्रा में मिलाकर मिश्रण बनाते हैं। अब बात करते हैं कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो कोकोपीट है, ब्लॉक आता है, उसको हम बोलते हैं कोकोपीट ब्लॉक। उस कोकोपीट को लाने के बाद हमको उसको भिगोना होता है, 24 घंटे के लिए पानी में भिगोना होता है। उसके बाद उसको निकालेंगे और पानी जो है निचोड़ के उसमें पानी निकाल देंगे वहाँ पे, और उसके बाद उसको सुखा देंगे। उसके बाद बात करते हैं मिश्रण तैयार कैसे करेंगे। तो मिश्रण के लिए हमको सबसे पहले, जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर वर्मिकुलाइट परलाइट है तो हम इसको इस तरह से बांटेंगे कि चारों चीज़ें उसमें मिक्स हो सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 भाग लेते हैं आपका कोकोपीट का, 4 भाग लेते हैं वर्मी कंपोस्ट का, और 1 भाग लेते हैं वर्मिकुलाइट और 1 भाग लेते हैं परलाइट। तो इस तरह से हम इसको मिश्रण, जैसे मैंने बताया आपको, तो उसको मिक्स
को तैयार कर लेते हैं। उसके बाद जो आपकी प्रो ट्रे है उसमें आपको उसको भर देते हैं। भरने के बाद आपको जिस पौधे का, जिस फसल का आपको बीज लगाना है, जैसे कुकुम्बर का, खीरा का है, टमाटर का है, आपका मिर्च का है, गोभी का है, किसी भी जो ट्रांसप्लांट होती है वो सभी फसलों के आप उसमें बीज को लगा सकते हैं। तो जो आपने ट्रे तैयार कर लिया उसमें एक बीज एक सेल में डालेंगे, यानी वो एक केविटी जो एक छिद्र है उसमें एक सीड को डालेंगे। ऐसे करके 50 की है तो आप 50 डालेंगे, 120 की है तो 120 डालेंगे और 98 की है तो 98 बीज डालेंगे। डालने के बाद क्या करेंगे, हल्का मिश्रण है वापस से एक बार ऊपर से डालेंगे और उस पर हाथ फिरा देंगे ताकि वो कवर हो जाए। कवर होने के बाद आपको उसमें हल्का सा जो वाटर कैन आता है, जो रोज कैन पानी का आता है, उससे एक बार ऐसे ले जाएंगे, एक बार दो बार उसको घुमा देंगे। ज़्यादा पानी वहाँ पे नहीं देना, आपको ध्यान रखना उसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है, उसमें 1-2 बार स्प्रे करेंगे। इस तरह से आप अगर उसमें मिश्रण करके और डाल देते हैं और उसके बाद आपको जहाँ पे रखना उस सुरक्षित स्थान पे उसको रख देंगे। इसके बाद ध्यान रखने की बात ये होती है कि इसमें ज़्यादा वैसे इंसेक्ट नहीं आता। अगर इसको आप जो इंसेक्ट प्रूफ नेट आता है उसके अंदर आप प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो इसमें इंसेक्ट आने के बिल्कुल भी चांस नगण्य हो जाएंगे। उसके अतिरिक्त आपको इसमें ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजर जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है 19-19-19 उसका 3 से 4 ग्राम का स्प्रे 2 बार कर सकते हैं। एक बार 12 दिन के ऊपर कर सकते हैं, एक फिर 18 से 20 दिन के ऊपर अंतराल पे एक आप 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में 1 लीटर पानी में घोलेंगे और उसके बाद उस पर स्प्रे करेंगे तो आपका सीडलिंग जो है बहुत ही अच्छा आएगा और उसकी मोटिलिटी बहुत कम होगी जब फील्ड में वो जाएगा। सब्जियों की पौध 20 से 30 दिन में मुख्य खेत में स्थानांतरण योग्य हो जाती है। स्थानांतरण से 2 से 3 दिन पहले सिंचाई करना बंद कर दे ताकि पौधे में कठोरता आ जाए। पौधे को सावधानी से प्लग के बाहर इस तरह निकाले कि हाथ के अंगूठे एवं उंगली के हल्के दबाव से खींचते हुए मृदा रहित मिश्रण का ढेला जल क्षेत्र सहित बाहर आ जाए। खेत में लगाते समय पौधा दबा कर लगाएं। अगर इसके लाभ की बात करें, बीजों की मात्रा कम लगती है, पौध स्वस्थ और एक समान तैयार होती है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जैसे प्रो ट्रे हैं तो कभी आपका एनवायरनमेंट जो है, अगर आपने ज़मीन में नर्सरी लगाई है तो उसको अंदर बाहर नहीं कर सकते हम, तो उससे नुकसान होता है। परंतु प्रो ट्रे में अगर हम पौध लगाते हैं तो उसको हम एनवायरनमेंट चेंज होने पे हम उसको अंदर बाहर कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि हम इस प्रो ट्रे में अगर कॉमर्शियल कल्टीवेशन करते हैं, यानी कि हम किसी को सेल करने के पौध तैयार करके ही हम अगर पैसा कमाना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना बड़ा ही आसान होता है। प्रो ट्रे में करते हैं तो उसमें 100% जो है आपका बीज जर्मिनेट करता है। और ये जो दिन है वो आपका नॉर्मली फसल के ऊपर डिपेंड करता है। कुकुरबिट्स का कम समय लगता है, ऐसे शिमला मिर्च और टमाटर का थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, परंतु 30 से 35 दिन में सभी सीडलिंग तैयार हो जाती हैं जिसको हम फसल को वहाँ पे लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।